नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने इकाई 6 तक अध्ययन कर लिया है। सामाजिक विज्ञान की रेगुलर कक्षा आप सभी साथियों के लिए प्रोवाइड हो रही है। आज की हमारी ये जो सेशन चलेगी इकाई 7, जिस पर हम भारतीय संविधान पर बात करेंगे। ये जो आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लिया गया टॉपिक है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती शिक्षक वर्ग 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान कंप्लीट सिलेबस है। इसके अलावा साथियों, यदि आप सीजी टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। भारतीय संविधान की बात आज की इस वीडियो में की जाएगी। संविधान की विशेषता एवं मूल अधिकार और कर्तव्य पर बात करेंगे, क्योंकि यही चीजें आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ और चीजें नहीं है, तो केवल इन्हीं विषयों पर आज की सेशन में चर्चा होगी। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान, इसकी डिटेल चर्चा आज करेंगे और वही चीजें पढ़ेंगे भाई जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे। डिटेल्ड चर्चा का मतलब वही चीजें जो आपके सिलेबस में शामिल है, उसी पर बात आज की वीडियो में की जाएगी। अब बात संविधान की हो रही है। संविधान की बेसिक हम प्रस्तावना को समझेंगे और उसके उद्देश्य को थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर आगे हम तमाम बिंदुओं पर आएंगे। प्रस्तावना की बात करूं मैं, आज के समय में स्टूडेंट्स को अपने देश को जानने और समझने की जरूरत है, जिसमें समकालीन भारत के साथ साथ अर्थात देखो, आज के समय में हर शिक्षित नागरिकों को यह जानना आवश्यक है कि संविधान ने हमें कौन से दायित्व दिए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या सही है क्या गलत है। संविधान के दृष्टिकोण से अपने कर्तव्य को समझना बेहद जरूरी है और ये हमें संविधान ने दिया है। संविधान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों, भारतीय संविधान के मूल्य और दर्शन को समझने से पहले हमको जानना होगा कि संविधान क्या है। जी हाँ, संविधान है क्या चीज, हम इसको पहले जानें, इसको पहले समझें, तब हमको समझ में आती है। चलिए मोटी मोटा मैं संविधान की परिभाषा और अर्थ को आपको बता दूं तो संविधान को समझने के लिए, अर्थात संविधान को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आज विकसित देशों के पास अपना एक अलग संविधान है। आप जान रहे हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, किसी भी देश की बात करें, सब देश का अपना एक संविधान है और उसी संविधान के आधार पर उस देश को संचालित किया जाता है। नियमों के आधार पर देश को संचालित किया जाता है। ठीक है, अर्थात संवैधानिक मूल्य, देखो, संवैधानिक मूल्य न केवल सरकार की बल्कि नागरिकों और समाज को भी बड़े पैमाने पर मार्गदर्शन करने का काम करती है। अर्थात संवैधानिक जो मूल्य है वह लोगों को क्या करता है, एक नियम में बांधता है। आपने देखा है, आप जानते होंगे, परिभाषा की बात करो तो कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने संविधान को परिभाषित किया है। तो विभिन्न विद्वानों ने संविधान को परिभाषित किया है। एक दो हम देखेंगे। जैसे लीकॉक की बात करूं मैं, तो किसी राज्य के ढांचे को ही उसका संविधान कहते हैं। अर्थात जैसे आपमन विद्यार्थी है, स्टूडेंट है ना, मान ले आपमन कक्षा 3री में पढ़ा था। अब कक्षा 3री में का पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, के मिनट के कालखंड रही, अगर ये सब नियम जब शामिल होते तो एक तरह से हमन ओई लइका मन के संविधान मान सकता। ठीक है, संविधान मतलब विधि विधान, पढ़ने लिखने के विधि विधान है, वो संविधान है। ठीक उसी तरह संविधान क्या, किसी राज्य के ढांचे को ही उसका संविधान कहते हैं। एक ढांचा है राज्य के लिए, ये कहना है लीकॉक का। फाइनर ने अपने तरीके से क्या कहा, फाइनर ने, तो संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है। समझ रहे हो ना, मूलभूत राजनीतिक संस्था की एक व्यवस्था है। क्या है आपका, संविधान है। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया हुआ है। चलिए अब हम सारभूत बिंदुओं पर आते हैं भारतीय संविधान की, जिसको आपको याद रखना है। तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान यदि आपके प्रश्न में आया तो याद रखना भारत का संविधान है।
जो कि विश्व में सबसे बड़ा है और लिखित रूप में है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी हैं, अर्थात देखो भारतीय संविधान में मूल संविधान कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, मतलब क्या है, जब भारत में संविधान का निर्माण हुआ तब उसमें मूल कितने थे और अब कितने हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो देखो जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस दौरान इसमें 22 भाग रखे गए थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं साथियों तो भारतीय संविधान में भी बदलाव हो गया है, संशोधन हो गया है और भाग 22 ही है, अनुच्छेद 395 हैं और जो अनुसूची है वह 8 की जगह में 12 हो गया है। और ये कब हुआ है, देखो अनुसूची 8 जो है इसमें रखी गई थी, जो कि अनुसूची 12 हो गया है। गणना के आधार पर ये जो है अनुसूची 12 हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है वर्तमान में और मूल जब ढांचा इसका बना था उस दौरान कितना परिवर्तन आया है भारतीय संविधान में। क्लियर है भाई। आगे बात करें संविधान सभा की बैठक कब हुई, ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान सभा की जो बैठक है तो सबसे पहले जब संविधान सभा की बैठक की गई उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, अर्थात संविधान निर्माण के लिए जो बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद जब दूसरी बैठक आयोजित की गई संविधान निर्माण को लेकर तो उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। जी हाँ, याद रखेंगे भाई, उस बैठक में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। उसके बाद जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, अर्थात जब हमारे देश के संविधान का प्रारूप तैयार हुआ तो यह प्रारूप कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ साथियों, याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपके प्रश्न पूछे जाए किसी भी परीक्षा में, चाहे शिक्षक भर्ती हो या सीजीटेट के हो, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप प्रारूप तैयार किया गया था, इसीलिए इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आपने सुना होगा, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। देखो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो इसको कब जो है अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में, कब इसको दर्जा मिली, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को दर्जा मिली। इसको भी याद रखना अति महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान, अब देखो भारत के संविधान अब लागू हो गया, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ठीक है, प्रश्न आता है तो बनना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, इसको अलग अलग डेट को याद रखना। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो भाई, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अर्थात जब प्रारूप बनकर के तैयार हो गया तब जो है भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इसके पूर्व जब बैठक आयोजित की जा रही थी तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है संविधान सभा की बैठक को लेकर। ठीक है भाई, संविधान की प्रस्तावना की मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें देखो अब भारतीय संविधान में 42वां संशोधन जब हुआ 1976 में,
तब क्या क्या चीजें जोड़ा गया? इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया। अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न में आता है 42वें संविधान संशोधन में कौन सी चीजें जोड़ी गई? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अर्थात ये तीनों शब्दों को जो है भारतीय संविधान में क्या किया गया है भाई? जोड़ा गया है। ठीक है, यहां तक याद है, याद होना भी चाहिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। अब प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, अब ये जो 3 शब्द, इसके अलावा और अन्य शब्द उल्लेखित हैं, उसका अर्थ क्या है इसको भी समझें। धर्मनिरपेक्ष, देखिए जो जो प्रश्न में आया हुआ है ना, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। देखो, पंथ निरपेक्ष क्या है? इसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, पहले नहीं था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्म आधारित भेद नहीं, सभी धर्मों का सम्मान। अर्थात चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म के निवासी क्यों न हो, सभी धर्म के लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना ही पंथ निरपेक्ष है। अर्थात हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान भाइयों को नीचा नहीं कर सकते, उसको छोटे नहीं समझ सकते। मुसलमान भाई हैं तो ईसाई को हम छोटे नहीं समझेंगे, क्योंकि सबके लिए सभी धर्म का उतना ही सम्मान होगा जितना किसी व्यक्ति विशेष का होता है। अर्थात यही संविधान में उल्लेखित है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है भाई, और इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। आगे बात करूं गणराज्य। गणराज्य शब्द, तो गणराज्य मतलब, गण मतलब समूह भी कह सकते हैं और राज्य मतलब राज्य, लेकिन यहां पर राज्य की सर्वोच्च जनता है। देखो भाई, सर्वोच्च मतलब गण, गणमान्य नागरिक, सुने हो ना, गण मतलब जितने भी नागरिक है। तो राज्य की जो सर्वोच्च कौन है? जनता है। जनता क्यों है मेरे दोस्तों? क्योंकि राजा का चयन ही जनता करती है, इसलिए सबसे उच्च में जनता है। जनता किसी को भी राजा चुन सकता है, किसी को भी प्रजा बना सकता है। तो ये गणराज्य कहता है। अर्थात हमारे देश में वंशानुगत शासन नहीं है। पहले होता था ना भाई, जैसे हमारे देश में जब मुगल साम्राज्य था, मान लो कोई भी साम्राज्य रहा है, तो बाबर, हुमायूं बना, अकबर बना, जहांगीर बना, शाहजहां बना, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते गए। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्या था मेरे दोस्तों? वंशानुगत शासन प्रणाली था। लेकिन भारत में जो संविधान निर्मित हुआ उसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि सर्वोच्च कौन है? जनता है। अर्थात राजा का चयन जनता करेगा, न कि पीढ़ी दर पीढ़ी होगी। अर्थात हमारे देश में वंशानुगत शासन नहीं है, वंश के आधार पर कोई राजा नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि भारत एक क्या है मेरे दोस्तों? गणराज्य है। अब यहां गणराज्य शब्द जो है 3 चीजों को मेंशन कर रहा है, 3 चीजों को अर्थ बता रहा है। एक तो कोई पद वंशानुगत नहीं है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी कोई राजा नहीं बनेगा, वो उनका चयन जनता करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होगा। देखो पहले राजा बनता था 20 साल 30 साल तक, ओकर लोग लइका में नहीं बाहर जाए तब तक के लिए वो राजा रथे। तो ओकर लोग लइका बाहर जाते तो ओला राजा बनाते, ओ हलो डोगरा हो जाते ओकर लोग लइका बाहर से तो ओला राजा बना देते। तो ऐसने नहीं है रे भाई, संविधान हमला तक आजादी दे है कि हमन अपन सरकार चुन सकथन, राजा चुन सकथन और 5 बछर चुनथन। 6वां बछर ले वह खराब करे चाहे बने करे, यदि बने करही तो फिर चुनबो, खराब करही तो विदार देबो। हमार यही चीज चलते है ना। मतलब सर्वोच्च किसके हाथ में है मेरे दोस्तों? ये जनता के हाथ में है। और यह अधिकार दिया किसने है हमको? भारत के इसी संविधान ने दिया है। ठीक है ना। आगे बात करें संविधान की विशेषताओं की। तो देखो भाई, संविधान की क्या क्या विशेषता होती है। तो एक तो है
केंद्र स्तर में जिसे एकात्मक तत्व कहते हैं, और एक है राज्य प्लस केंद्र दोनों के स्तर में जिसको संघात्मक कहते हैं। तो केंद्र स्तर में एकल नागरिकता अर्थात वह भारत का नागरिक हो, केवल एकल नागरिकता ही स्वीकार्य होगा। ठीक है, न्यायपालिका रहेगी केंद्र स्तर की मैं बात कर रहा हूं ना, एकल न्यायपालिका है, केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। एकल संविधान है, भारत की संविधान सिर्फ एक है, चाहे कौछू राज्य में जा, चाहे दिल्ली मुंबई आगरा जा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात जा, बंगाल जा, उड़ीसा जा, कहूं को जा, उच्च संविधान है काम ही, एकल संविधान है। ठीक है, न्यायपालिका एकीकृत है मेरे दोस्तों। मान ले 420 है, कहूं के चोरी के केस से 420 है, चाहे दिल्ली में रहता कि मुंबई में रहता, जम्मू कश्मीर में रहता कि छत्तीसगढ़ में रहता, 420 जो धारा है ते सब जगह उच्च होकर दंड मिली है ना भाई। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा, भारतीय जो सेवाएं हैं उसको भी लेकर बात कही गई है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, ये केंद्र कहता है, अर्थात हर राज्य में एक क्षण राज्यपाल रही। ठीक है, और राज्य में यदि मंत्री नहीं रही तो वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकत है, मतलब राष्ट्रपति है वो राज्य के प्रमुख रही और वही है होकर शासन ला चला ही। तो इस तरह से साथियों जो है केंद्र स्तर पर संविधान द्वारा अलग अलग जो है शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य की बात करूं, राज्य की देखो संविधान की विशेषताओं में राज्य प्लस केंद्र की बात करूं तो हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह रिटर्न में है। कहने का तात्पर्य है भाई लिखित में हमारा संविधान है और बहुत ज्यादा कठोर है। यदि आपने किसी को मार दिया, मृत्यु दे दी, खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो या तो आपको उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर फांसी की सजा मिलेगी। और बता दूं, चाहे किसी भी राज्य में रहे हो, सजा यदि किसी की मौत से आपने की है तो आपको वही सजा मिलेगी जो छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल्स को मिलते हैं, मध्य प्रदेश या अदर स्टेट की जो क्रिमिनल्स को जो सजा मिलती है वही सजा जो है आपको भी मिलेगी, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है बहुत ही कठोर है। और संविधान की सर्वोच्च किसके हाथ में है भाई, तो संविधान देखो सुप्रीम कोर्ट संविधान का सर्वोच्च होता है ना भाई। न्यायपालिका भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, सब पर न्याय करता है, न्याय पर पुनर्लोकन भी हो सकता है, पुनर्विचार याचिका भी आप दायर कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि जो जजमेंट मिला है, जो न्याय मिला है वो सही न्याय नहीं मिला, आपके लिए अच्छा न्याय नहीं हुआ, तो आप पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकते हो। द्विसंसदीय शासन प्रणाली की भी व्यवस्था हमारे देश में की गई है मेरे दोस्तों, अर्थात लोकसभा राज्यसभा, देखो दो संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसकी भी जो है द्विसंसदीय शासन की व्यवस्था हमारे देश के संविधान में की गई है। संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, क्योंकि संसद में पारित करवाना होता है, फिर वो अधिनियम बनता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है। इस तरह से संविधान में परिवर्तन भी जो है होता है, लेकिन जटिल होता है। तो ये रहा संविधान की विशेषता मेरे दोस्तों। आगे बात करूं मैं मूल अधिकार की, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, और प्रत्येक नागरिक के पास मूल अधिकार होता है और उसी अधिकारों का उपयोग वह किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिला में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में रहने के लिए उन्हीं शक्तियों का उपयोग एवं उपभोग करता है। बात हम मूलाधिकार की करें तो कितने मूलाधिकार दिए गए हैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले मूल अधिकार को समझे तो भारतीय संविधान को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, तो भारतीय संविधान को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों क्योंकि पहला तो ये संविधान में उल्लेखित है, इसलिए मूल अधिकार बन गया है। दूसरा, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो आप स्वतंत्र हो, किसी भी गांव में बाजार में जा करके सब्जी बेच सकते हो, क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है।
अर्थात आपका विकास हो रहा है। इन अधिकारियों, यदि आपको मान लीजिए कोई अधिकार का हनन हो रहा है आपका, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो और इन अधिकारों के विरुद्ध संसद कभी भी नियम नहीं बना सकती। इसको भी याद रखना। भारत के जो संविधान है मूल अध्याय में लिखा हुआ है और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है, अर्थात सुरक्षित है। इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। आप सुरक्षित हो, न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित किया गया है, संविधान द्वारा इसको सुरक्षित किया गया है। तो अब ये जो मूलाधिकार है ना साथियों, कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से या अमेरिका से प्रेरित किया गया है। ठीक है। और मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है भाई? तो 6 है। और पहले इसकी जो संख्या है वह 7 हुआ करता था, लेकिन अब जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए अब जो है इनकी संख्या 6 रह गई है। ठीक है। अब देखो संपत्ति का जो अधिकार है उसको कब हटाया गया, पहले इसको भी समझ लो। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में 7वां जो मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार, जिसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर ही दिया गया है भाई। भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा का नाम दिया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा का नाम दिया है। ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। जो संविधान है और संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को लेकर परिभाषा दी गई है, अर्थात राज्य में संसद होगा, संसद राज्य मंत्रिमंडल होगा, इसके अलावा संघीय कार्यपालिका होगा, राज्य कार्यपालिका होगा और भारत में समस्त स्थानीय जितने भी प्राधिकरण है वो नियुक्त रहेंगे। ठीक है। अब बात करें हम 6 मौलिक अधिकारों की। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है एक एक करके हम इनको जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम शुरू करते हैं समानता का अधिकार। एकदम चीजें स्पष्ट है मोर दोस्त। समानता मतलब समान। अब ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब क्या क्या समानता भारत के तमाम नागरिकों को प्राप्त है? तो वह विधि के समक्ष सभी की समानता, अर्थात न्यायपालिका की शरण यदि ते अति गरीबस और अति अमीर है, दोनों झन ला ओत्ते का न्याय मिली, अर्थात दोनों झन ला अधिकार है कि वह न्यायपालिका के शरण में जा सके। दोनों ला समानता के अधिकार है। विधियों का समान संरक्षण। अब विधियों का भी समान रूप से संरक्षण प्रावधान है। अनुच्छेद 15 में धर्म के बारे में मूल वंश जाति आधार पर विभेद नहीं कि देखो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति पर धर्म के आधार पर उसको असमान नहीं मान सकते, उसके वंश के आधार पर हो या जाति के आधार पर हम उन पर भेद नहीं कर सकते, अर्थात समान समझेंगे सबको। समानता का अधिकार सबके पास है, यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 का 1। अब अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है? निजी व्यक्ति पर विभेद भी नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 का 4 कहता है शैक्षणिक दृष्टि से ओबीसी, एससी और एसटी को उन्नति पर प्रायोजन, अर्थात देखो एसटी, एससी, ओबीसी के उन्नति के लिए भी शासन द्वारा लगातार जो है योजनाएं चलाई जाती है, आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) इसको भी याद रखें। एसटी, एससी, ओबीसी व महिला वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 16(4) में। ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत को लेकर भी बातें जो है कही गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार की, जो कि दूसरा अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 में आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं है। देखो भाई साफ तौर पर यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। हम जैसे नौकरी में हमारे वेतन नहीं बढ़ा सकता, हड़ताल करत हन, है ना। गांव के मन यदि कुछ समस्या है तब जाके हड़ताल कर देते, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत जो है
आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं है। अनुच्छेद 20 को दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया है? शिक्षा का मौलिक अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान जो है इसमें रखा गया है, अर्थात शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत रखा गया है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया हुआ है। और इसमें शोषण की जब बात आती है तो घरेलू हिंसा की बात आती है, बालक के अधिकारों की बात आती है तो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 में बना, बाल विकास देखो या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये दो चीजें हैं, याद रखना है भाई। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाई धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, चाहे हम तो हिंदू को मान सकते हैं, मुस्लिम को मान सकते हैं, सिख को मान सकते हैं या ईसाई को मान सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है मिला हुआ है। शिक्षा व संस्कृति का भी अधिकार है, हम किसी भी स्कूल में जा करके पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि ये सरकारी स्कूल है कि ये प्राइवेट स्कूल है कि ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है, हम किसी भी स्कूल में जा करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार, जो कि इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा की जानी आवश्यक है, क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है। तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। और इसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है, अर्थात पंचायत स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद जनपद होगा, जनपद के बाद जिला पंचायत होगा। इस तरह से जो है पंचायती राज का जो प्रावधान है वह किया गया है। अनुच्छेद 43 क में सहभागी प्रबंधन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अर्थात जो भारत के नागरिक है सबके लिए समान सिविल संहिता का नियम हो, इसकी भी जो बात जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। इसके अलावा 48 क में वन्य एवं वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण, अर्थात यदि हम एक शिक्षित हैं तो न तो हम वनों को काटें, न ही वन्य जीवों को मारें, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या हो, सुरक्षित और अच्छे से पैदा हो सके। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ, इसको भी याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्तों। ठीक है, बिंदु महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे 1986 में बना था। ठीक है, अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य क्या होता है, इसकी बात करेंगे विस्तार से। चलिए, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। ठीक है, आपका यूनिट 7 का मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो मौलिक कर्तव्य जिसका जिक्र जो है भाग 4 क में अनुच्छेद 51, देखो मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो है किया गया है। ठीक है भाई, तो अब मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया है? जैसे अभी हमने बात किया मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ऐसे ही मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो रूस के संविधान से लिया गया है सर। और आगे हम बात करेंगे सर, तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में जोड़ा गया है, अर्थात ये जो मौलिक कर्तव्य है सर उसको कब जोड़ा गया सर? तो देखिए इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा में इसको जोड़ा गया है सर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। देखो ये जो मौलिक कर्तव्य का समावेश हुआ वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है सर। ठीक है, आगे बात करें 86वां संविधान संशोधन में 2002 में
11 कर्तव्य जुड़ा हुआ है। देखो पहले कम था, धीरे धीरे करके आज यह इसमें 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। वो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां कर्तव्य इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 11 कर्तव्य है, लेकिन मैं बात करूंगा केवल इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर जो कि आपके परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है भाई। तो एक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज आदि आदि का सम्मान करें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और सेवा करें, पर्यावरण अर्थात वनों की रक्षा, झीलों, नदियों, वन्य जीवों की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, मानवतावादी दृष्टिकोण हो, अर्थात केवल जो है चमत्कार पर विश्वास न करें, बल्कि उसको सोचें, समझें, तर्क करें, खोज करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें और तब उसका क्या करें भाई, विश्वास करें उस चीज पर। मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास होना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों, जो सार्वजनिक संपत्ति है, गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, उनसे हमको क्या रहना होगा, दूर रहना होगा और लड़ाई झगड़ा मारपीट से भी हमको दूर रहना होगा। ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो है हमको अपने कर्तव्य की ओर निष्ठावान बनाता है। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्तों आपके यूनिट 7 में भारतीय संविधान में। पुनः अच्छे से पढ़ लेना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख लेना। इसके अलावा जो है साथियों मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य, तो इन्हीं दो में से आपके जो प्रश्न हैं लगातार पूछे भी गए हैं विविध परीक्षाओं में, और इस बार भी जो है इस वाले टॉपिक से 1 अंकों के जो प्रश्न हैं वह पूछा जा सकता है। साथियों आज का हमारा ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे जल्दी से लाइक कर दो और मित्रों को शेयर कर दो भाई, अपने ग्रुप में भी शेयर करना ना। यदि नोट्स चाहिए, नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हमें जो है सीजी जॉब एजुकेशन आपको प्ले स्टोर में लिखना होगा, वहां से एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है इस नोट्स को परचेस कर सकते हो। यदि जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है नोट्स परचेस करने में तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8839730092 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप अवेलेबल है। और पेड से जुड़ी हुई चाहे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की क्लास लेना चाहते हैं, सहायक शिक्षक की क्लास लेना चाहते हैं या सीजी टेट की क्लास लेना चाहते हैं, सभी कक्षाएं जो है अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको सीजी जॉब एजुकेशन को प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं साथियों। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद सर।